गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के द्वितीय पेपर संसाधन भूगोल में आज हम पढ़ेंगे मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। मत्स्य पालन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, विश्व में जिस हिसाब से जनसंख्या है उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए धरातल पर अनाज उगाने हेतु ज़मीन कम है, खेती करने योग्य भूमि कम है। दूसरी चीज़, जिस प्रकार की जलवायु होती है उसी प्रकार का मनुष्य का भोजन एवं रहन सहन होता है। तटीय क्षेत्रों में खेती नहीं की जा सकती। एक तो वहाँ की भूमि जो है सागरीय तट होने के कारण लवणीय हो जाती है। दूसरा, अत्यधिक दलदली क्षेत्र होने के कारण हम वहाँ कृषि नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बहुत से कारण हैं कि विभिन्न प्रकार की कृषि तटीय क्षेत्रों में नहीं की जा सकती है। इसलिए तटीय क्षेत्रों की अधिकतर जनसंख्या मत्स्य उत्पादन पर ही निर्भर रहती है, भोजन के लिए मछलियों पर ही निर्भर रहती है। मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशाएं तथा मानव के लिए मछलियों का महत्व। विश्व के कई भागों में खाद्यान्न की कमी मछलियों से पूरी की जाती है। मैंने अभी आपको समझाया, भूमि पर इतना स्थान नहीं है खेती योग्य, कृषि योग्य कि पूरे संसार की जनसंख्या का पेट भरा जा सके। इसलिए जीव जंतुओं पर भी भोजन के लिए निर्भर रहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक मत्स्य पालन जापान में किया जाता है। चीन, जापान, कोरिया, आइसलैंड आदि तटीय क्षेत्र हैं, तटीय देश हैं जिनमें खाद्यान्न का 10% मछलियों से ही पूरा किया जाता है। ये सभी तटीय क्षेत्र हैं। भारत में भी, दक्षिण भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है। मछली का तेल कई प्रकार की औषधि बनाने में काम आता है। जो सी कॉड मछली होती है उसके तेल से आँखों के लिए कैप्सूल बनाए जाते हैं। आँखों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधि बनाई जाती हैं। जो शार्क मछली होती है उसके लीवर के ऑयल से शक्तिवर्धक टॉनिक बनाई जाती हैं। और तटीय क्षेत्रों में शार्क मछली का जो पंख होता है उसको सुखाकर वहाँ के लोग उसको सूप के काम में लेते हैं, सूप बनाने के। सूप जिससे कि मतलब अनाज वगैरह फट के जाते हैं उनको साफ़ किया जाता है, अनाजों को, वह काम किया जाता है। इस प्रकार से मछली जो है न केवल भोज्य पदार्थ के रूप में अपितु मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में सहायक है। मछली पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश। जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अत्यधिक पड़ता है या सीधी रोशनी पड़ती है उन क्षेत्रों में प्लैंकटन नामक जो पौधा होता है, जो समुद्र में होता है, महासागरों में होता है, वह भली भांति फलता फूलता है। ये प्लैंकटन जो वनस्पति है ये मछलियों का आहार है, मुख्य आहार है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं वनस्पतियों की वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। उसी प्रकार से जो समुद्री वनस्पति होती है उसकी वृद्धि के लिए भी सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। अर्थात जहाँ भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ प्लैंकटन की मात्रा अधिक होने से वहाँ पर मछलियों की मात्रा भी अधिक होती है, मछलियाँ वहाँ रहती हैं। जिस प्रकार से धरातल पर जनसंख्या हमें वहीं ज़्यादा मिलती है जहाँ पर जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, उसी प्रकार समुद्र में भी जहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशाएं होंगी वहीं मछलियाँ होंगी, वहीं मत्स्य उत्पादन किया जाएगा। दूसरा है नाइट्रोजन, नमक और कार्बन की प्राप्ति। समुद्री वनस्पति के लिए नाइट्रोजन, खनिज लवण और कार्बन की आवश्यकता होती है। ये जहाँ पर होंगी वहीं समुद्री वनस्पति होगी, अर्थात मछलियों के लिए भोजन मौजूद होगा। तो इन चीज़ों का होना आवश्यक है महासागरों में। दूसरा है ताज़ा जल। ताज़े जल में मछलियाँ अच्छे से भली भांति फलती फूलती हैं। यदि किसी स्थान का जल ठहरा हुआ है
तो वह ठहरने के बाद लंबे समय के अंतराल के बाद वह सड़ जाएगा। उस सड़े हुए जल में मछलियों का पनपना या मछलियों का रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए मत्स्य उत्पादन के लिए ताज़ा जल आवश्यक है। गर्म व ठंडी जलधाराओं का मिलने का स्थान। जिस जिस क्षेत्र में गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरे की उत्पत्ति होती है, और उस कोहरे में भी जो समुद्री वनस्पति होती हैं जिनको खाकर मछलियाँ जिंदा रहती हैं, उन क्षेत्रों में देखिए ये हमारा लैब्राडोर सी है। यहाँ से लैब्राडोर की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यह हमारा विषुवतीय रेखा क्षेत्र है। यहाँ से जाने वाले जो जलधाराएं होती हैं वे गर्म होती हैं। ऊपर की ओर से आर्कटिक सागर से आने वाली धाराएं जो होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो ये लैब्राडोर और जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है ये इस क्षेत्र में मिलकर कोहरा उत्पन्न करती हैं, और इस क्षेत्र में प्लैंकटन नामक वनस्पति है वो बहुतायत होती है इस कोहरे के कारण। तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध हमारा डॉगर बैंक है, ग्रांड बैंक है। दोनों बैंक हमारे इस उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन भली भांति फलता फूलता है, भली भांति किया जाता है। इधर हमारा जापान है। जापान यहाँ पर ओखोटस्क की धारा और विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर की धारा इस क्षेत्र में मिलती है। यहाँ भी ये कोहरा उत्पन्न करती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलकर। यहाँ भी मत्स्य उत्पादन भली भांति फलता फूलता है। छिन्न भिन्न समुद्री तट। मत्स्य उत्पादन के लिए छिन्न भिन्न समुद्री तट का होना आवश्यक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्वप्रथम छिन्न भिन्न समुद्री तटों पर ही बंदरगाह बनाए जाते हैं। वो इसीलिए जिससे कि अगर कभी तेज़ धाराएं आती हैं तो तेज़ धाराओं के बहाव के साथ नौकाएं, जलयान जो भी होते हैं, शिप वगैरह, ये सब एकदम से बह ना जाएं, उनको रोके रखने के लिए छिन्न भिन्न समुद्री तटों पर बंदरगाह होते हैं। दूसरी चीज़, जब इन्हीं तटों पर बंदरगाह होते हैं तो इन्हीं तटों पर नाविक अपने जालों को फैलाए रखते हैं। इन्हीं जालों को फैलाने के बाद में मछलियाँ बड़ी मात्रा में धाराओं के साथ आती हैं, इन तटों पर फंसकर वे रह जाती हैं, जिसकी सहायता से मछुआरे मछलियाँ निकाल लेते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। विकसित नाविक कला। विकसित नाविक कला मत्स्य उत्पादन के लिए अत्यावश्यक है। कभी कभी जब तटीय क्षेत्रों पर मछलियाँ नहीं आ पाती हैं, समुद्र लंबे समय के लिए शांत रहते हैं, तब मछुआरे नाव की सहायता से भीतरी समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। किस क्षेत्र में अत्यधिक हवा आने की संभावना होती है, अत्यधिक तेज धाराएं चलने की संभावना होती है, यह सभी एक विकसित नाविक को ही, जो सक्षम नाविक होते हैं उन्हें ही पता होता है। अर्थात वे अपनी अच्छी नाविक कला की सहायता से ही अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ के ला सकते हैं। अगला है मछलियों की मांग। मत्स्य पालन के लिए मछलियों की मांग का होना भी आवश्यक है। अभी ऐसा नहीं है कि कहीं पर मत्स्य उत्पादन तो भारी मात्रा में हो रहा है, लेकिन आसपास के बाज़ारों में मछलियों की मांग नहीं है, मछलियों की मांग नहीं की जा रही है। तो ऐसे में मछलियों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। मत्स्य की आपूर्ति ना होने के कारण जो मछलियाँ निकाली गई हैं समुद्र से, वे मर जाएंगी, मरने से वे सड़ जाएंगी, उनका कोई भी उपभोग नहीं रह पाएगा। इसीलिए मत्स्य उत्पादन के लिए मछलियों की मांग भी आवश्यक है। अगला है वैज्ञानिक विकास। जिस प्रकार से, जिस गति से धरातल पर मानव जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से न केवल सब्जियों में बल्कि जीव जंतुओं में भी उनको हाइब्रिड करने की कला में भी तेजी आई है। अर्थात इसी को हम वैज्ञानिक विकास कहते हैं। अब मछलियों को पकड़ा जाता है। अभी तक तो समुद्रों से ही मत्स्य उत्पादन किया जाता था। अब क्या किया जाता है, छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है समुद्र से और बड़े बड़े टैंक बनाकर उनमें मछलियों को मोटा ताज़ा करने के लिए
उनकी जनसंख्या अधिक बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का विकास किया गया है। विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं, उन्हें डाला जाता है उन टैंक में, तालाबों में, जिससे मछलियों की अत्यधिक संख्या बढ़े। इसी को हम वैज्ञानिक विकास कहते हैं। तीव्रगामी परिवहन साधन। मछलियों की आपूर्ति बाजारों में करने के लिए तीव्रगामी परिवहन साधन का होना आवश्यक है। और दूसरी चीज़, यातायात का सुगम होना भी आवश्यक है, क्योंकि मछली एक सजीव जीव है, जंतु है। यदि वह मर जाएंगी तो जल्द ही उनका सड़ना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि वे उपभोग के योग्य नहीं रहेंगी, ना वे खाने योग्य रहेंगी, ना ही उनका कोई अन्य उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए मत्स्य को बाजारों में पहुंचाने के लिए तीव्रगामी परिवहन का साधन होना आवश्यक है। धनी जनसंख्या के क्षेत्रों की निकटता। तटीय क्षेत्रों पर पकड़ने के कारण मछलियाँ, मत्स्य व्यापार जो होता है ये महंगा होता है, अर्थात बाजार में भी क्या है, मछलियाँ महंगी मिलती हैं। इसीलिए धनी जनसंख्या के क्षेत्रों की निकटता का होना आवश्यक है। गरीब लोग तो खुद ही पकड़कर मछलियाँ खा लेते हैं आसपास के क्षेत्रों में, या पाल लेते हैं अपने तालाब बनाकर। लेकिन बड़ी बड़ी हाई फाई जो सोसाइटी होती हैं, वहाँ पर मछलियों को भेजने के लिए, मछलियाँ उपलब्ध कराने के लिए धनी जनसंख्या के क्षेत्रों की निकटता का होना आवश्यक है, अर्थात बाजार का निकट होना आवश्यक है। मछली पकड़ने के ढंग। पहला है जाल या कांटे के द्वारा। नदी, तालाब आदि क्षेत्रों में मछलियाँ जाल या कांटे के द्वारा पकड़ी जाती हैं। सबसे पहले मछुआरे जाल को फेंकते हैं तालाब में या नदी क्षेत्र में, उसके सहारे से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। कम मछलियाँ पकड़नी होती हैं, जैसे केवल अपना जीवन यापन करना है किसी मछुआरे को, तो वे कांटे द्वारा भी मछली पकड़ लेते हैं। अगला है फंदे द्वारा पकड़ना। जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, वहाँ पर फंदे लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उनके द्वारा मछलियों को पकड़ा जाता है। अगला है भाले द्वारा शिकार। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जैसे अंटार्कटिका क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है। अंटार्कटिका पे तो वैसे जनसंख्या नहीं रहती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक हैं जो अंटार्कटिका पर अपने वैज्ञानिक शोध संस्थान बनाकर वहाँ रहते हैं, तो वे इस प्रकार से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। दूसरा, जो आर्कटिक क्षेत्र है, वहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ रहती हैं। इसमें एस्किमो प्रमुख जनजाति है। ये जो एस्किमो हैं, ये बर्फ़ के घर बना के रहते हैं, इग्लू बना के रहते हैं, और ये खाने के लिए मछलियों का ही बहुतायत शिकार करते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में झील जो होती हैं, झीलों की ऊपरी परत जम जाती है बर्फ़ के द्वारा, लेकिन उसके नीचे कम से कम 1-2 फीट मोटी परत जम जाती है। उसके नीचे पानी बह रहा होता है, झील होती है, नदी होती है। उसमें से मछलियों का शिकार करने के लिए ये जो जनजाति होती हैं, ये बर्फ़ में बड़ा सा छेद कर लेती हैं और उससे भाले द्वारा मछलियों का शिकार करती हैं। अगला है जहाज़ों द्वारा बड़े पैमाने पर। जहाज़ों द्वारा जो मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछली को पकड़ा जाता है, वह व्यापार हेतु पकड़ा जाता है। एक तो पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए मछलियों को, जहाँ कहीं भी मत्स्य उपभोग करने के लिए मनुष्य हैं उनके लिए। दूसरा, अत्यधिक क्योंकि हमारा भारत जो है वह धर्म प्रधान देश ज़्यादा है, इसलिए अन्य देशों के मुकाबले भारत में मांसाहारी लोग कम पाए जाते हैं। लेकिन चूँकि दक्षिण भारतीय क्षेत्र पूरा ही तटीय क्षेत्र है, अतः मत्स्य उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है भारत में, तो ये अपने तटीय क्षेत्रों, अपने आसपास के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर मछलियों का निर्यात कर देते हैं।